हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में हिजाब की तायद में एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। हैदराबाद के इलाके मसब टैंक हॉकी ग्राउंड के पास खवातीन ने हिजाब की तायद में खामोश एहतजाज किया। इन खवातीन ने कहा कि हिजाब की हिफाजत के लिए इनका पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। हिजाब हमारा पैदाइशी हक है। हिजाब की पाबंदी बरसों से की जा रही है, की जाती रहेगी। इस एहतजाज के जरिए दुनिया को यही पैगाम दिया जा रहा है। खिलाफ जो हुकूमत का जो रवैया है उसके खिलाफ हम पुरअमन यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हुए हैं और हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हिजाब हमारा हक है, पैदाइशी हक है। और हम जब से ये दुनिया कायम हुई है उस वक्त से हम अपने हिजाब की पाबंदी करते आ रहे हैं, लेकिन आज इसके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ हुकूमत का जो रवैया है वो समझ से बाहर है। इसके पीछे उनका क्या मंशा है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने हिजाब की हिफाजत करने के लिए, अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए यहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आज का हमारा यहाँ जमा होना सारे दुनिया में हमारा पैगाम जाए और सारे दुनिया के मुसलमान और हमारे साथ जो एक मुस्बित सोच रखने वाला तबका है वो हमारे इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हो। ये हमारा एहतजाज है और हम पुरअमन तरीके से अपनी बात पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। और मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने मुल्क में जारी हिजाब तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ज्वाला गुट्टा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि स्कूल के गेट पर छोटी लड़कियों, छोटी तालिबात की बेइज्जती न की जाए, जहां वो खुद को बाइख्तियार बनाने के लिए आती हैं। स्कूल को उनकी महफूज पनाहगाह होना चाहिए, सर का स्कार्फ हो या ना हो। इस गंदी सियासत से इन तालिबात को बिल्कुल दूर रखा जाए। इन नन्हे जहनों को खौफजदा हरगिज न किया जाए। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में ज़ेर तामीर यतीम खाना अनीसुल गुरबा की इमारत का रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम, MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, महकमा अक़लियती बहबूद के अफसरान शाहनवाज कासिम, AK खान और दीगर ने दौरा किया और इमारत की तामीरी कामों का जायजा लिया। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि यतीम खाना अनीसुल गुरबा रमज़ान से पहले नई इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इमारत का काम तकरीबन 60% तक मुकम्मल हो चुका है, बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने इस मौके पर कहा कि नई इमारत में अनीसुल गुरबा के अलावा माइनॉरिटी दफातर कायम किए जाएंगे। ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ బిల్డింగ్ 50-60% వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా కొద్ది సమయంలో ఇంకొక ఫ్లోర్తో పాటు మిగిలిన ఇంటీరియర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో బిఫోర్ రంజాన్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి, తర్వాత మిగిలిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇంకొక 1-2 months టైం తీసుకొని దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసి మరి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఈ బిల్డింగ్ 39 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఒక బిల్డింగ్, తర్వాత ఇందులో ఆర్ఫనైజెస్ అనిసుల్ గుర్బా మరి ఏదైతే ఆర్ఫనైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో దీన్ని ప్రభుత్వమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది। 4000 गज जगह जो है ना, RMB की जगह जो है ना CM साहब अनीसुल गुरबा को दिए और वक्फ को दिए। आज तक कोई गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करी, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे कमेटी जो भी है, कमेटी भी जो है सीरियस लेके अभी इसका बीड़ा उठाए। जल्द से जल्द जो है ना इंशाअल्लाह ताला रमज़ान तक अनीसुल गुरबा भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास, 6th क्लास तक, 10th क्लास तक जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला स्कूल भी चालू होगा, हॉस्पिटल भी रहेगा, इसमें ऑफिसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी डिसीजन लिए कि कमर्शियल जो है ना ये नहीं करेंगे, मलिया ले देंगे। ऐसा मलिया जो है ना, मलियों को भी कन्वर्ट करके जो है ना ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर, स्कूल्स के ऑफिसर्स हैं, जैसा कि और भी दूसरे कई चीज़ें आने वाले हैं यहाँ पर। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है सब लोग जो है ना आके काम के लिए सीरियस कॉन्ट्रैक्टर के और RMB डिपार्टमेंट को सबको जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है ना जल्द से जल्द इसका काम चालू होना है, फास्ट होने का है काम। क्योंकि अभी तक क्या है बहुत स्लो काम हो रहा था और अभी वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला अनीसुल गुरबा की ओपनिंग करने का पूरा प्रोग्राम है। वार फुटिंग पे काम करना बोल के कॉन्ट्रैक्टर को और RMB वालों को सबको हिदायत दी है। वोट रहना नहीं रहना वो तो CM साहब के हाथ में। CM साहब जो भी बोलेंगे हम उस पर हम अमल करेंगे। उसके
उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM की उम्मीदवारों की तादाद 100 के पार हो गई है। MIM ने अभी तक 14 लिस्ट जारी की है, जिसमें 102 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इनमें सबसे अहम बात यह कि 19 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। यूपी इलेक्शन के लिए MIM की 14वीं लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत जारी की गई इस लिस्ट में जिला आजमगढ़ के मुबारकपुर से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जिला वाराणसी के वाराणसी नॉर्थ से हरीश मिश्रा, वाराणसी साउथ से परवेज कादिर खान, जिला आजमगढ़ सिगरी से निसार अहमद, जिला जौनपुर शाहगंज से एडवोकेट नायब अहमद, मुंगेराबाद शाहपुर से रमजान अली, जिला गाजीपुर जहूराबाद से शौकत अली, चंदौली मुगल सराय से आबिद अली, जिला मिर्जापुर के हल्का असेंबली मिर्जापुर से बदरुद्दीन हाशमी, जिला बलिया के बलिया सदर से मोहम्मद शमीम खान के नामों का ऐलान किया गया है। 13वीं फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को काबू में लाने का सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे को असदुद्दीन ओवैसी ने मजाका खेज करार दिया है। उन्होंने सवाल किया कि उन पर गोली किसने चलाई। ने कहा था मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये 1 मम्मी 2 डैडी की औलाद है। मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? नाज़रीन, इस वक्त यूपी से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। यूपी से ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तायद में यूपी के वजीर सामने आए हैं। सुनील भराला ने सचिन के अहले खाना और गांव वालों से मुलाकात की है, और न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि मुलजिम के अहले खाना को मुनसिफाना तहकीकात कराने का यकीन भी दिलाया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि केस का खर्चा बर्दाश्त करने की वजीर मौसूफ ने यकीन दहानी भी कराई है। परशुराम परिषद उठाएगा केस लड़ने का पूरा खर्चा। दौराई गांव पहुंचकर मकामी लोगों से भी मिले हैं सुनील भराला। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तायद में यूपी के वजीर सामने आए हैं। सुनील भराला ने सचिन के अहले खाना और गांव वालों से मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि मुलजिम के अहले खाना को मुनसिफाना तहकीकात कराने का यकीन दिलाया। साथ ही केस का खर्चा बर्दाश्त करने की भी वजीर ने यकीन दहानी कराई। परशुराम परिषद केस लड़ने का पूरा खर्चा उठाएगा। दौराए गांव पहुंचकर मकामी लोगों से मिले सुनील भराला। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद हुक्काम ने हैदराबाद की 81वीं कुल हिंद सनती नुमाइश को बहाल करने का फैसला कर लिया है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारान ने जानकारी दी कि नुमाइश के दोबारा इनेकाद के लिए पुलिस कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से उन्हें बाकायदा इजाज़त मिल गई है और 25 फरवरी से इस नामपल्ली नुमाइश का आगाज हो जाएगा। बताया जाता है कि 25 फरवरी से शाम 4 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक, शनिचर और इतवार को रात 11 बजे तक इस नामपल्ली नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 1 जनवरी को तेलंगाना की गवर्नर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया था, लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए नुमाइश को मुलतवी करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सोसाइटी ने 25 फरवरी से नुमाइश के आगाज़ का फैसला किया, लेकिन नुमाइश के इख्तिताम की अभी कोई इत्तला नहीं दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला और TRS सुप्रीमो KCR का आज यौम पैदाइश है।
پارٹی کارکنوں، لیڈروں اور ریاستی وزراء نے KCR کی یوم پیدائش پر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا ہے۔ پارٹی کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ یعنی KTR نے 3 دن تک مختلف تقاریب منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ 15 فروری کو مفت غذا کی تقسیم کا پروگرام منعقد کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت اناج، پھل، کپڑے غربا، مریضوں، اولڈ ایج ہومز اور یتیم خانوں میں تقسیم کیے گئے۔ 16 فروری کو بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ 17 فروری کو شجرکاری مہم شروع کی جائے گی۔ ساتھ ہی کل مذہبی دعائیہ اجتماعات کا بھی خاص اہتمام کیا جائے گا۔ ملک میں BJP کے خلاف نئی سیاسی صف بندی کی ہلچل تیز ہو گئی ہیں۔ اسی دوران BJP لیڈر رام چندر راؤ کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں BJP کے خلاف متحد نہیں ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ BJP ہی اگلے الیکشن میں یہاں کامیاب ہوگی۔ TMC, Stalin and KCR may not are likely to go with Congress. It is not clear. But Mamata ji has made it very clear that she wants to go it alone, let the Congress take its own way. So therefore, any attempt to forge an alliance, forge a group to fight along with BJP, whether Congress will be part of it or not is yet to be decided. Or else, whether the Congress is going to start another front or it is going to keep its UPA partners intact is also a doubt now. So therefore, it appears in the country that the opposition is divided in uniting themselves to take on Bharatiya Janata Party. So therefore, the Bharatiya Janata Party, I feel that it is a very advantageous position even during the next elections. تلنگانہ کے وزیر کھیل، سیاحت اور ثقافت بی سرینواس گوڑ نے بدھنم پروجیکٹ کی گورنمنٹ ویب سائٹ کی لانچنگ تقریب کی۔ اس موقع پر بدھنم پروجیکٹ کے اسپیشل آفیسر پالے پلی لکشمیا، ٹورزم کارپوریشن کے چیئرمین اپلا سرینواس گپتا، ٹورزم کارپوریشن کے MD منوہر اور دیگر افسران موجود رہے۔ TRS راجیہ سبھا رکن جے سنتوش کمار کی کوشش سے تلنگانہ میں 70 سال پرانے ایک برگد کے درخت کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 مہینے پہلے شدید بارش کی وجہ سے ضلع راجنہ سرسلہ کے کونارا وپیٹ ڈویژن کے سوڈالتلا گاؤں کے کاشتکاری کی زمین پر 70 سال پرانا برگد کا درخت اکھڑ کر گر گیا تھا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ سوکھنے بھی لگا، بالکل مرجھا گیا تھا۔ نیچر لور یعنی قدرت سے پیار کرنے والے ڈاکٹر دی پرکاش نے اس درخت کو بچانے کی جانب خصوصی توجہ دی۔ اس دوران سنتوش کمار اس پیڑ کو نئی زندگی دینے کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے شاندار پہل کی۔ سنتوش کمار نے اس درخت کو کرین کے ذریعے نکال کر سرسلہ انٹیگریٹڈ کلیکٹر کمپلیکس کے قریب کامیابی کے ساتھ نصب کیا۔ اس کام میں واٹا فاؤنڈیشن اور محکمہ جنگلات کے ساتھ دیگر محکموں کے لوگوں کا تعاون حاصل رہا۔ درخت کی منتقلی کے لیے 2 مہینوں کا وقت بھی لگا۔ 2 بڑی کرین اور ایک ہیوی ٹرک، ساتھ ہی ساتھ یہ تمام چیزیں 100 ٹن وزنی درخت کو بچانے میں کامیاب رہیں۔ اس درخت کی 2 شاخوں کو یعنی برانچز کو ڈسٹرکٹ فارسٹ ایریا میں ری پلانٹ بھی کیا گیا، دوبارہ لگایا گیا۔ واضح ہے کہ سنتوش کمار گرین انڈیا چیلنج کے ذریعے ملک میں شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے لگاتار قابل ستائش کام کر رہے ہیں۔ وقت ایک بریک کا۔